Hello everyone. So today we will start the topic earthing and wiring, which will be important for the SSC and state junior engineer exams. So here we can start from the first question. The question is that in place where acid and alkalis are present, the type of wiring used. Okay, so we have to ask that जहाँ पे एसिड्स एंड एल्कलीज प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, जहाँ पर एसिड एंड एल्कलीज प्रेजेंट रहते हैं वहाँ पे कौन सी वायरिंग यूज होती है, ठीक है. तो आंसर इज दैट पीवीसी. सो जहाँ पर एसिड और एल्कली प्रेजेंट होंगे वहाँ पर हम पीवीसी वायर का यूज़ करेंगे. पीवीसी इज पॉलीविनाइल क्लोराइड. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर दैट द टाइप ऑफ वायरिंग. ओके, द टाइप ऑफ वायरिंग दैट इज हाईली suitable for a temporary shed. ठीक है, टेम्परेरी शेड मीन्स मतलब कि अस्थायी शेड के लिए किस प्रकार की वायरिंग का हम उपयोग करते हैं. ओके, सो फॉर द टेम्परेरी शेडिंग वी आर यूजिंग दैट क्लियर्ड वायरिंग. ओके, सो क्लियर्ड वायरिंग देखिए आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही होगी जहाँ पे क्लियर्ड वायरिंग बनी हुई है. तो क्लियर्ड वायरिंग में क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि ये टेम्परेरी है. आपको दिख रहा है जैसे कि कहीं भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है, ठीक है, या फिर कोई टेम्परेरी वर्क करना हो तो वहाँ पे हम वायर्स को क्या करते हैं कि आउटर साइड में लगा देते हैं और यूज़फुल काम के लिए हम यूज़ करते हैं उसको. ठीक है, देखिए वायर्स कहाँ दिख रहे हैं आपको, आउटर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है, इंटरनल वायरिंग नहीं है. तो एक टेम्परेरी वर्क के लिए हम क्लियर्ड वायरिंग का यूज़ करते हैं. सो वी कैन सी हियर the different types of wiring systems and the comparisons of that wiring systems. Okay, so we can see here the diagrams of few wiring systems like wooden casing and capping wiring, CTS or TRS wiring or conduit wiring. Okay, so here we are seeing that in the wooden casing and capping wiring हम क्या देख सकते हैं कि इधर एक केस बना हुआ है ना, केस टाइप. तो नॉर्मली आजकल जो होता है वो केसिंग वायरिंग होती है. ठीक है, तो केसिंग वायरिंग क्या होता है कि आपकी दो पैकिंग होती हैं. तो दो पैकिंग के हिसाब से एक पैकिंग होती है और उसमें वायर डालते हैं और दूसरी पैकिंग से उसे कवर कर देते हैं. उसके बाद CTS वायरिंग आप देख सकते हैं, ठीक है, कंड्यूट वायरिंग. और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेबल कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट वायरिंग सिस्टम्स. ओके, तो क्लियर्ड वायरिंग, केसिंग कैपिंग वायरिंग, बैटन वायरिंग और कंड्यूट वायरिंग टाइप्स है वायरिंग की. ठीक है, तो देखिए इनका कंपैरिजन, लाइफ, कॉस्ट, मैकेनिकल प्रोटेक्शन, पॉसिबिलिटी ऑफ फायर प्रोटेक्शन फ्रॉम डैम्पनेस, टाइप ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, इंस्टॉलेशन, इंस्पेक्शन, रिपेयर एंड पॉपुलरिटी. तो इन सब पर्टिकुलर्स जो आपको दिए गए हैं, ठीक है, उन सब में आपके क्या क्या डिफरेंस है अलग अलग रिलेशंस में. यानी कि जैसे कि लाइफ में कौन सा अच्छा है, तो कंड्यूट वायरिंग सबसे अच्छा है लाइफ में. ठीक है, बिकॉज उसमें क्या होता है कि एक पाइप के थ्रू वायरिंग, इंटरनल वायरिंग की जाती है. एक पाइप है जो कि आपका कई चीज़ों से आपको सुरक्षित रख सकता है वायर को. और कॉस्ट के मुकाबले में भी कंड्यूट वायरिंग हाईएस्ट है. मैकेनिकल प्रोटेक्शन बहुत अच्छी है उसकी. ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ फायर ना के बराबर है. प्रोटेक्शन फ्रॉम डैम्पनेस, ठीक है, उसकी अच्छी है, मतलब ख़राब ना हो जाए. टाइप ऑफ लेबर रिक्वायर्ड, मतलब हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए. ठीक है, इंस्टॉलेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है और वायरिंग से. इंस्पेक्शन भी डिफ़िकल्ट है, रिपेयर भी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज वी हैव टू ओपन द पाइप इफ़ समथिंग इज़ फॉल्टेड. और पॉपुलरिटी सबसे ज़्यादा. तो जो आपको जो सामने टेबल दिखाई दे रही है तो उसमें से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, जैसे कि आपसे एक क्वेश्चन SSC JEE में बना हुआ है, जैसे कि एक नहीं कई सारे बने हुए हैं. क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंस्टॉलेशन होता है वो केसिंग कैपिंग वायरिंग में कैसा होता है एंड पैटर्न वायरिंग में कैसा होता है. ठीक है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन सबसे अच्छी किसकी होती है, लाइफ सबसे ज़्यादा किसकी अच्छी है, रिपेयर क्वालिटी किसकी सबसे अच्छी है, विच इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड दैट वायरिंग्स. ओके, हुज इंस्पेक्शन इज ईजी, मॉडरेट और डिफ़िकल्ट. ठीक है, और इंस्टॉलेशन, टाइप्स ऑफ लेबर रिक्वायर्ड का क्वेश्चन आ चुका है. ठीक है, तो ये टेबल में से आपको कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन बन जाते हैं. ठीक है, जो कि आपसे SSC JEE के हर पेपर में मीन्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है. और न कि SSC JEE, समटाइम्स स्टेट JEE. ठीक है, और कभी कभी अगर आप AE का एग्ज़ाम दे रहे हैं
तो गलती से शायद ए के एग्जाम में भी आपसे पूछ लिया जाए। ओके, सो नेक्स्ट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, इन दैट क्वेश्चन द गिवन थिंग इज, एक घर है, ठीक है, उसमें 5 फैंस हैं, इधर आपको दिखाई दे रहा होगा 5 फैंस एंड 70 वॉट, ठीक है, ईच डेट ऑपरेट फॉर 16 आवर्स अ डे, ठीक है, 5 फैन है 70 वॉट के जो कि 16 घंटे प्रतिदिन ऑपरेट होते हैं, ठीक है, और एक वॉशिंग मशीन है, 1 वॉशिंग मशीन इज देयर जो कि 2000 वॉट की है, जो कि 1 घंटे के लिए ऑपरेट होती है, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जून, दोनों जून के महीने में हम ऑपरेट कर रहे हैं। 5 फैन 70 वॉट के 16 घंटे के लिए और एक वॉशिंग मशीन 2000 वॉट की 1 घंटे के लिए ऑपरेट डेली की। तो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द एनर्जी कंजप्शन ऑफ द हाउस इन द मंथ ऑफ जून। हम जानते हैं कि जून का जो महीना होता है उसमें 30 दिन होते हैं, ठीक है, तो अगर हम फैन की पावर निकालना चाहेंगे, जैसे कि मैंने मान लीजिए P1 निकालना है, तो P1 देखिए कैसे निकालेंगे, हम 70 वॉट जो हमें पावर दी है, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन हमने 5 फैन से किया, क्योंकि 5 फैन है, ठीक है, तो 70 वॉट के 5 फैन है तो 70 × 5 हो जाएगा, और कितने घंटे चल रहे हैं, 16 घंटे, और हमें पूरे टोटल महीने जून के महीने का निकालना है, तो 30 से भी मल्टीप्लाई हमें करना होगा, तो 70, ठीक है, वॉट, 5 फैन है हमारे, 16 हमारे हावर्स हो गए और 30 हमारे डेज हो गए, तो टोटल पावर हम निकाल लेंगे, P1 हमारा आ गया 16,800 वॉट। अब हम वॉशिंग मशीन की पावर निकालेंगे, ठीक है, वॉशिंग मशीन की पावर यानी कि 2000 वॉट 1 घंटे के लिए ऑपरेट है इंटू 1 और 30 डेज के लिए ऑपरेट है, तो 60,000 हमारी वॉट आ गई P2। अब हमसे पूछा है टोटल एनर्जी कंजप्शन, तो टोटल एनर्जी कंजप्शन के लिए हम दोनों फैन पावर और वॉशिंग मशीन पावर को ऐड कर लेंगे, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 228 किलो वॉट आवर। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर दैट वायरिंग क्लिप्स आर यूजली मेड अप ऑफ, ठीक है, वायरिंग क्लिप्स आप देखिए, आपको इधर शो हो रहा होगा डायग्राम में, देखिए दिखाई दे रहा है आपको, ऐसे होता है वायरिंग क्लिप्स। आपने कई बार आप अपने हाउसेस में देखा होगा, जब आप कहीं भी वायरिंग को फिक्स कराते हैं अपने घर में, तो आपने ऐसा डायग्राम देखा होगा, ठीक है, तो स्टील की बनी होती है, ठीक है, तो वायरिंग क्लिप्स आर यूजली मेड अप ऑफ स्टील। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर दैट स्ट्रैंडेड वायर गेज यानी कि SWG जो होता है हमारा, ठीक है, SWG फॉर अर्थिंग शुड बी नॉट बी थिनर देन, ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि SWG जो वायर गेज है, जो जब हम अर्थिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं, ठीक है, तो किससे पतला नहीं होना चाहिए, यानी कि किससे कम नहीं होना चाहिए, थिनर देन, ठीक है, तो आंसर इज 8 स्टैंडर्ड वायर गेज। ओके, सो आंसर इज 8 स्टैंडर्ड वायर गेज वायर। तो आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड वायर गेज का यूज़ हम क्यों करते हैं, जैसे कि हम कोई भी शीट और वायर है उसको हम मेज़र कर सकें। सो अगला क्वेश्चन यह है कि द साइज ऑफ एन अर्थ वायर इज डिटरमाइंड वाई, ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी अर्थ वायर का साइज अगर हम डिटरमाइन करना है तो हम उसकी करंट की कैपेसिटी देखेंगे, ठीक है, तो यानी कि एम्पियर कैपेसिटी को हमको देखना पड़ेगा कि कितना अर्थ वायर हमारा डिफाइन कर रहा है साइज के लिए, ठीक है, तो साइज के हिसाब से हम अर्थ वायर को डिफाइन करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ऑरेंज में, अंडर व्हाट कंडीशंस आर स्क्रूड कंड्यूट सर्किट्स आर यूज्ड। स्क्रूड कंड्यूट सर्किट, आपने कंड्यूट सर्किट्स को वायरिंग को आपने पीछे देखा, ठीक है, तो स्क्रूड कंड्यूट की जब हम बात करेंगे तो 250 वोल्ट से 600 वोल्ट तक का स्क्रूड कंड्यूट की वैल्यू वोल्टेज की वेरी करती है, ये MP सब इंजीनियर में आया हुआ है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन अ सर्किट कनेक्टिंग ओनली लाइटनिंग पॉइंट्स। ओके, तो जब हम लाइटनिंग पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं किसी सर्किट में, तो कितना मैक्सिमम लोड को हम कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछा जा रहा है, तो आंसर हमारा 800 वॉट्स होगा, ठीक है। अगर हमें लैंप कनेक्ट करना है तो 60 वॉट, सॉकेट 100 वॉट के लिए, फ्लोरोसेंट ट्यूब 40 वॉट, सीलिंग फैन 60 वॉट के लिए, मरकरी वेफर लैंप 80 वॉट और पावर सॉकेट 1000 वॉट का होना चाहिए। ये मैक्सिमम लोड की आपको वैल्यूज दी हुई हैं जो कि एक लाइटनिंग पॉइंट से किसी सर्किट से कनेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द फ्लेक्सिबल कंड्यूट इन मोटर इंस्टॉलेशन। ओके, तो एक फ्लेक्सिबल कंड्यूट की हमको लेंथ बतानी है,
जब हम मोटर का इंस्टॉलेशन करते हैं, ठीक है, तो हमें आंसर इज लेस देन 1.25 मीटर। तो जो वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, इज लेस देन 1.25 मीटर। अगला क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द कॉपर स्ट्रिप्स यूज्ड फॉर स्ट्रिप अर्थिंग। एक स्ट्रिप मतलब पत्ती होती है, ठीक है, पत्ती की अर्थिंग होती है, ठीक है। तो डायमेंशन पूछा है कि वो जो कॉपर की जो पत्तियाँ लगेंगी यानी कि कॉपर की जो स्ट्रिप्स होगी उसका डायमेंशन कितना होगा। तो उसका डायमेंशन होगा 25 मिलीमीटर इंटू 3 मिलीमीटर, ठीक है। तो अलग अलग अर्थ स्ट्रिप साइज आपको नीचे दिखाई दे रहे होंगे कि अलग अलग अर्थ स्ट्रिप साइज यानी कि कॉपर के जो भी हैं स्ट्रिप्स वो किस किस इक्विपमेंट के लिए कितने साइज के होते हैं। जैसे कि लाइटनिंग अरेस्टर के लिए 25 इंटू 3 mm, और PLC पैनल के लिए जो होता है 25 इंटू 3 mm, डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेटर और ट्रांसफर न्यूट्रल के लिए 50 इंटू 6 mm, और ट्रांसफार्मर बॉडी के लिए 50 mm इंटू 6 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि किस टाइप की अर्थिंग को हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स में। तो ट्रांसमिशन लाइन में हम स्ट्रिप अर्थिंग का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि व्हाट शुड बी द वैल्यूज ऑफ अर्थिंग रेजिस्टेंस फॉर लार्ज पावर स्टेशंस। सो आंसर इज 0.5 ओम। एक बड़े पावर स्टेशन के लिए अर्थिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू 0.5 ओम होनी चाहिए। तो आपने पिछली स्लाइड में देखा था कि बैटन बैरिंग कैसी होती है। बैटन बैरिंग्स में किस टाइप का होता है, ठीक है, तो बोथ मेटल सीटेड वायरिंग और TRS और PVC। तो मेटल सीटेड वायरिंग भी होती है और TRS भी होता है और PVC का भी होता है बैटन बैरिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम डिस्टेंस बताना है हमको 2 सक्सेसिव क्लियर्स के बीच में, ठीक है। तो 0.6 मीटर होता है। देखिए ये क्वेश्चंस जो हैं सिंपल्स एक्चुअली याद करने वाले क्वेश्चंस हैं, वैल्यू नो, ओके। सो आपको याद करने पड़ेंगे क्वेश्चंस। वैसे तो किसी भी बुक में मिल सकते हैं लेकिन ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि आपको JB गुप्ता या फिर अलग अलग बुक्स हैं, यूथ पब्लिकेशंस हैं, उसमें से भी आप देख सकते हैं। So you have to remember that questions, you have to practice again and again these questions. You have to write that questions in your copy, okay, for remembering. So अगला क्वेश्चन यह है कि what is the maximum load that is permitted in the power circuit, ठीक है। तो एक पावर सर्किट, एक पावर परिपथ यानी कि पावर सर्किट में अधिकतम लोड कितना हो सकता है, ठीक है, कितना स्वीकृत है यानी कि कितना परमिटेड है। तो आंसर इज 3000 वॉट या 3 किलोवाट, ओके। अगला क्वेश्चन यह है कि एज पर रिकमेंडेशन ऑफ ISI इंडियन स्टैंडर्ड्स, सो द मैक्सिमम लोड दैट कैन बी कनेक्टेड इन वन सब सर्किट इज 800 वॉट। तो ISI के अनुसार एक मैक्सिमम लोड, ठीक है, किसी भी सब सर्किट में कनेक्ट कितने वॉट का होता है, 800 वॉट का। अगला क्वेश्चन यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरिंग इज प्रेफर्ड फॉर वर्कशॉप लाइटिंग। ओके, सो कंसील्ड कंडुइट वायरिंग हम एक वर्कशॉप लाइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आपने दूसरी या तीसरी स्लाइड यानी कि दूसरी क्वेश्चन जो आपने देखा था उसमें आपको सारी वायरिंग्स के एक टेबल बनी थी। तो वायरिंग के टेबल डिफाइंड थी आपके लिए कि क्या क्या कंपैरिजन है अलग अलग वायरिंग में। अब क्वेश्चंस जो आपसे जो पिछले 2-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे गए हैं कि कहाँ पर आपकी कौन सी वायरिंग का हम यूज़ करते हैं, यानी कि एप्लीकेशन क्या है अलग अलग वायरिंग का। तो जैसे कि वर्कशॉप लाइटनिंग का यूज़ कहाँ है, कंसील्ड कंडुइट वायरिंग का हम यूज़ करते हैं वर्कशॉप लाइटनिंग में, ओके। सो अगला क्वेश्चन यह है कि विच टाइप ऑफ न्यूट्रल ग्राइंडिंग मेथड हैज हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज अपीयर अंडर फॉल्ट कंडीशंस। ओके, कौन सी न्यूट्रल ग्राइंडिंग मेथड का हम यूज़ करते हैं जब हाई ट्रांजिएंट वोल्टेज अपीयर होता है, जब भी कभी फॉल्ट कंडीशंस अकर होती है। तो हम रिएक्टेंस ग्राउंडिंग का यूज़ करते हैं। उस समय हम रिएक्टेंस ग्राउंडिंग का यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, उसमें हाई हो जाएगी, है ना। तो करंट की वैल्यू जब हाई हो जाएगी तो हमें रिएक्टेंस की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए हम रिएक्टेंस ग्राउंड की मदद लेते हैं। फॉर्मूला आप जानते होंगे, जैसे कि फॉर्मूला क्या होगा आपका, I = B/X, ओके। अगला क्वेश्चन यह है कि मिक्सचर प्रेफर्ड फॉर फिलिंग अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड फॉर इफेक्टिव अर्थिंग एज, ठीक है। तो हम जो मिक्सचर यूज़ करते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड में फिलिंग करने के लिए फॉर, जिससे कि हमारी अर्थिंग क्या हो, इफेक्टिव हो, और उसका आंसर ऑप्शन होगा कोल्ड सॉल्ट मिक्सचर, ओके। कोल्ड सॉल्ट मिक्सचर को हम यूज़ करते हैं फिलिंग करने के लिए। नॉर्मली द ह्यूमन बॉडी रेजिस्टेंस इन टोटली
वेट कंडीशन और ड्राई कंडीशन इज, सो वेट कंडीशन यानी कि गीली कंडीशन और सूखी की कंडीशन पूछी गई है। तो ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस गीली कंडीशन में 1 किलो ओम और ड्राई कंडीशन में 1 मेगा ओम। तो हमको पता है कि वेट कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन यह है कि सप्लायर फ्यूज लगा होता है वो डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम में कहाँ पर लगाते हैं, ठीक है, किस जगह लगाई जाती है हमें डोमेस्टिक वायरिंग सिस्टम में। तो जो एनर्जी मीटर होता है, आप जानते हैं कि जैसे कि एनर्जी मीटर है, उसके बाद हम सप्लायर फ्यूज को लगाते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स के अनुसार यानी कि वोल्टेज का परमिसिबल वेरिएशन कितना है कंज्यूमर एंड पे। तो कंज्यूमर एंड पे आप जानते हैं कि वोल्टेज का वेरिएशन ±6% होता है। अगला क्वेश्चन यह है कि द एल्यूमिनियम कंडक्टर ऑफ साइज डैश इज यूज्ड फॉर अ सब सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कंडक्टर का साइज पूछा गया है जो कि हमारे डोमेस्टिक वायरिंग में जो सब सर्किट होता है उसमें कितना साइज का एल्यूमिनियम कंडक्टर होगा। तो 1/1.4 mm का साइज होगा। एंड अगला क्वेश्चन यह है कि फॉर पेनफुल शॉक व्हाट इज़ द रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक करंट एट 50 हर्ट्ज। हमारी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पे होता है वो पेनफुल शॉक कब लगेगा, जब हमारे अगर करंट लगता है, शॉक लगता है तो 5 से 10 मिली एम्पियर की वैल्यू होगी तब हमें एक झटका महसूस होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग शुड बी। तो जो हमारी नीम होती है, नीम जिसे आप बोलते हैं फाउंडेशन बिल्डिंग से, मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए अंडरग्राउंड केबल की। तो 10 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए एक केबल की नीम से। विच टाइप ऑफ लैम्प होल्डर फ्रॉम द फॉलोइंग इज फिटेड डायरेक्टली ऑन द वुडन बोर्ड। नॉर्मल आपके यहाँ जो लगा होगा एक वुडन बोर्ड पे लैम्प होल्डर जो लटका हुआ होता है वो उसको बोलते हैं हम बैटन होल्डर। ओके, क्योंकि प्लास्टिक का होता है और पीवीसी का भी। So this question is repeated. The next question is that अर्थ वायर जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं। तो अर्थ वायर होते हैं आपके गैल्वनाइज्ड स्ट्रैंडेड स्टील के। ओके, गैल्वनाइज्ड स्ट्रैंडेड स्टील। So these are the last questions that what is the dimension of the copper strips का strip earthing के लिए। So 25x4 mm। और which type of earthing is also called as fire earthing। Okay, so answer is rod earthing। So here is wrong printed, I think 25x3 mm is the right answer for copper strips। Okay, so these are the last questions, and in the next video soon I will upload for the NLC also some questions regarding by topic wise। Okay, so thank you here।